हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूपीएससी इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों सीसेट की हमारी स्पेशल सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है और उसका में हमारा आज का यह 11वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 10 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वन बाय वन करके, और जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको ट्रिमेंडस मतलब कहिए कि बल्क में आपको क्वेश्चंस दिया था, यानी टोटल 7 क्वेश्चन दिया था, जिसको आपको मैंने कहा था कि ट्राई कीजिएगा, उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो आज की जो मैं टॉपिक है वो है सीरीज़ यानी श्रेणियाँ। क्लियर है दोस्तों? तो आज का आपका ये टॉपिक है श्रेणियाँ। तो इसको डिस्कस करने से पहले आइए जो क्वेश्चंस दिया था मैं उसको एक बार देख लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर दोस्तों? तो टोटल 7 क्वेश्चन मैंने दिया था, उनको मैं एक बार देख लेंगे, हम समझ लेंगे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, फिर वन बाय वन करके आज का जो टॉपिक है सीरीज़ उसको हम समझेंगे। क्योंकि सीरीज़ दोस्तों है तो मतलब देखा जाए तो बहुत सिंपल सा है। इसका कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो बस ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है कि आपको सीरीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी क्या सीरीज़ है, कैसे कैसे फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये वन बाय वन करके हम अभी क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद जब सीरीज़ पे आएंगे तो हम ये समझेंगे कि सीरीज़ कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस 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 हो तो एफ ऑफ एक्स को x माइनस 5 से भाग देने पे शेषफल क्या आएगा। क्लियर? तो ये एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। लास्ट टाइम जब मैं बता रहा था आपको तो उसमें भी यही था। तो उसमें x माइनस 2 था और कोई टर्म दी थी। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको कुछ पूछे शेषफल टाइप का और किससे पूछा, किसी पर्टिकुलर नंबर थे, तो आप इसको क्या लिख देंगे, x इक्वल टू 5 करके एफ ऑफ एक्स में रख देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी अब आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे उठा के ऐसे हर जगह 5 रख देना है। क्लियर है? तो जब आप 5 रखेंगे तो उसको यानी मैं लिख दूंगा इक्वेशन, यानी हो जाएगा क्या, 5 की पावर 5 माइनस 6 टाइम्स 5 की पावर 3 प्लस 2 टाइम्स 5 की पावर 2। क्लियर है? प्लस 3 टाइम्स 5 प्लस 7। क्लियर है? आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ जहाँ हमारा x था वहाँ वहाँ हमने 5 कर दिया। जैसे ये देखिए, यहाँ पे x था, फिर यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, है ना, ये देखिए x है x, तो बस जहाँ जहाँ x था वहाँ उठा के हमने 5 कर दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 2447, यानी आपका आंसर नंबर 3। क्लियर है? बहुत सिंपल सा है। कहने का मतलब ये है कि आपसे जिसका भी शेषफल पूछे, अगर इससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी अगर आपको इन शॉर्ट बताऊं कि अगर आपका कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, क्लियर, अब इसको आप डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए से। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा शेषफल यानी रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर की अगर बात करें आपसे शेषफल की, तो x इक्वल टू ए रख दीजिए। किस में रखेंगे, एफ ऑफ एक्स में। क्लियर है? तो जो वैल्यू आएगी वही आपकी रिमाइंडर आ जाएगी। अगर वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू ए जो है इसका एक सोल्यूशन होगा, हल होगा। क्लियर है? तो ये चीज़ें हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये था क्वेश्चन नंबर 2 और ये था क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं दोस्तों, PYQ हैं, सब कहीं ना कुछ पूछा हुआ है। क्लियर है? तो अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 इक्वल टू 0 है, तो इसके कितने वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, संभव। तो मैंने क्या बताया था आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर? ये वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो 2 रूट रहेगा, दोनों अलग अलग। क्लियर? इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या, रूट तो रहेगा लेकिन सेम रूट रहेगा, है ना। और अगर लेस देन 0 है तो फिर रूट ही नहीं रहेगा, इमेजनरी, है ना। तो चलिए अब चेक करते हैं इसमें क्या है। तो अगर बात करूँ दूसरे क्वेश्चन की, तो इसमें क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो अब बताइए यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई, 1, b की वैल्यू क्या हो गई, -5, c की वैल्यू क्या हो गई, 12। क्लियर है? जो दोस्त नए होंगे उनको ABC समझने में दिक्कत हो रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने क्या पढ़ा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका हमने पढ़ा था कि b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे। क्लियर है? तो उस हिसाब से हमने देखा कि यहाँ से b की वैल्यू इतनी आई, a की वैल्यू इतनी आई, है ना, c की वैल्यू इतनी आई। क्लियर है? तो अब जैसे बात करें बी स्क्वायर माइनस 4ac की, क्लियर है, तो बी स्क्वायर यानी कितना हो गया, -5 का स्क्वायर। क्लियर है? मैंने आपको बताया था कि -5 क्यों ले रहे हैं, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पे प्लस बी है
और यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या हो गई -5। तो बी स्क्वायर यानी 25 हो गया। क्लियर। 4ac कितना हो गया, 4 इंटू ए कितना है 1 है, सी कितना है 12 है, तो ये कितना हो गया 12 चौक कहाँ गया दोस्तों, ये रहा ना 12 चौक 48, ये आपका हो गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आप अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है, निगेटिव वैल्यू आ रही है। देख रहे हैं दोस्तों, भाई बी स्क्वायर की वैल्यू 25 आई और -4ac कर दिया आपने, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया, क्योंकि 25 में से आप 48 घटा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। क्लियर है, इसका मतलब कोई भी रियल रूट नहीं है अगर इसका, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कोई भी वास्तविक मूल्य संभव नहीं होगा। यानी कितने वास्तविक मूल संभव है, माफ़ कीजिएगा, 0 वास्तविक मूल संभव है। क्लियर है दोस्तों, ये नहीं, इसका मतलब इसके जो दोनों रूट हैं वो दोनों इमेजिनरी हो गए। कौन सी कंडीशन हो गई, ये जो लास्ट वाली थी, अगर लेस देन 0 है तो इसके वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। क्लियर है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उसमें क्या बोल रहा है, उसमें आपका बोल रहा है कि ये आप पढ़ लीजिए कि 4x स्क्वायर माइनस 12x, क्लियर है, प्लस 15 के मूलों का योग। अब आपको अगर याद आ रहा होगा तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसको मूलों का योग क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा, है ना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, हमने पढ़ा था, पहले मैं आपको इसको इरेज कर दूं थोड़ा सा। तो अब इससे देखिए क्या था, ये तो आपको क्लियर हो गया कि आपने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, चेक किया, ये लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी रूट है, यानी वास्तविक ना हो के काल्पनिक इसके वो होंगे मूल। ठीक है, इमेजिनरी। अब अगर इसकी बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा है हमसे, मूलों का योग। हमने बताया था अल्फ़ा मान लीजिए बीटा, तो मूलों का योग का क्या फॉर्मूला था, आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, -b/a। क्लियर है, ये था फॉर्मूला। आपको आई होप आपको ध्यान होगा, अगर नहीं ध्यान है तो आप पिछले लेक्चर पे जाएं। तो अब इसके बाद अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो यहाँ से b की वैल्यू क्या होगी बताइए, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12 हो जाएगी। क्लियर है, 12 लेंगे क्या, नहीं, -12 लेंगे। क्लियर, a की वैल्यू क्या हो गई 4। क्लियर है, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया और ये आपका c हो गया। क्लियर, तो अब हमने क्या देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योग क्या होता है, -b/a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी थी, ऑलरेडी -12 थी, -12 अपॉन a कितना है 4, तो माइनस माइनस उड़ के प्लस हो गया, 3 आ गया आंसर, 4 3 12। क्लियर दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे फटाक से आपने इसको आंसर मार दिया। ठीक, देखिए बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने आपको बल्क में क्वेश्चन दिया भी था, क्योंकि इन जनरल मैं 1 या 2 क्वेश्चन देता हूँ आपको करने के लिए। तो अब चलिए देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब इसकी अगर बात करें तो अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, चौथा। अब इसमें क्या है, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है 2017 का। अब इसमें दिया हुआ है कि x + 1/x की वैल्यू 5 दिया हुआ है। क्लियर है, तो आपकी पावर 4 में पूछा हुआ है। तो जब मैं आपको अगर याद होगा कि जब मैं आपको पिछला डिस्कस कर रहा था, यानी बात करें अगर सीरीज़ में, ये तो आपका लास्ट क्लास में मैंने बताया, और जब मैं लेक्चर 2 यानी डिस्कस कर रहा था सर्ट्स एंड इंडिसेस, है ना, सर्ट्स एंड इंडिसेस वगैरह, यानी उसका घातांक एवं करंडी। तो अगर इसकी जब मैं बात कर रहा था तो उधर मैंने आपको इस तरीके की जो प्रॉब्लम है इनको कैसे डील करना, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। तो अब चलिए इसको कैसे करते हैं, सोल्यूशन इसका देख लेते हैं कि भाई हमें क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा है x + 1/x की वैल्यू कितनी दी है 5। हम क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है, कर दिया। अब इसको कर दीजिए, क्या होगा, a² + b² + 2ab। क्लियर है, और इधर क्या हो जाएगा 5 × 25। क्लियर है दोस्तों, आप में से अगर कुछ दोस्तों को ये नहीं समझ में आया होगा तो अगर आपको मैं बताऊं तो जैसे ये क्या है, ये हो गया आपका a, ये क्या हो गया b, बस ये a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये आपका हो गया a² और ये आपका b² यानी 1/x का स्क्वायर है। तो 1/x का स्क्वायर माने 1² x², तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, x² हो गया, तो वही लिखा हुआ है। क्लियर है, तो अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये x उड़ गया, तो यहाँ से x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो गई, ये 2 बचा, ये जो आपको 2 दिख रहा है, इधर +2 उधर जाएगा -2 हो जाएगा, यानी 23। क्लियर है, तो ये 23 हो गया।
अब 23 हो गया। तो चूंकि ये स्क्वायर मतलब आपसे पूछा क्या है, आपका क्वेश्चन पूछा है पावर 4। ये देखिए अब पावर 4 है, हमने स्क्वायर तक तो पता कर लिया। अब इसका भी अगर स्क्वायर कर दें, है ना, यानी इसका भी अगर स्क्वायर कर दें तो हमारा काम हो जाए। तो चलिए इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। क्लियर है। तो अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर बन गया। तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a और b। क्लियर है। ये आपका हो गया इक्वल टू 23 का स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर कितना होगा, 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 12 और 2 दूनी 4 है 5, 529 होगा। क्लियर है। आप इसको याद कर लीजिए, बहुत सिंपल सा होता है, नहीं याद आपका अपना ट्रिक है, आप कैसे भी करके बस इसको कैसे भी करके आप इसको याद कीजिए, कुछ भी कीजिए, है ना। मैंने आपको बताया था कैसे ऐसे करके आप कम से कम 15-20 तक का स्क्वायर क्यूब रूट ये सब याद कर लीजिए ना। तो ये किया आपने। अब अगर अगली लाइन में लिखूँ कलम चेंज करके, तो जैसे ये क्या मैंने बताया था कि अगर आपको स्क्वायर का स्क्वायर मतलब कोई पावर हो तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया एक्स की पावर 4। क्लियर। प्लस 1 का तो 1 ही रहेगा। अब ये स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया पावर 4 प्लस ये एक्स स्क्वायर उड़ जाएगा 2 इक्वल टू 529। क्लियर है। अब ये 2 इधर जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 527। क्लियर है दोस्तों। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व थे। पहले स्टेप क्या था, आपको इसका स्क्वायर करना था, ठीक है। उसके बाद जो आता अगला उसका क्या था, ये इसका स्क्वायर करना था। यानी एक चीज़ ये थी और एक चीज़ ये थी। बस देखिए आपका आंसर आ गया ये। बस इसको आप 2 इधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे तो आपका 527 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका एक अच्छा सा सोल्यूशन हो गया। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन कौन सा, ये हो गया आपका 5, ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला 5वां क्वेश्चन। इसमें क्या है कि यदि दिस यानी x प्लस 3y इक्वल टू 9 दिया है। क्लियर है। तो बोला है कि इसकी वैल्यू बताइए, x माइनस 5 का क्यूब प्लस 3y माइनस 4 का क्यूब। ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूँ, हमें क्या किया है, हमें इसकी वैल्यू दे रखा है, ये गिवन है। पूछा क्या है ये, ठीक, ये आपसे पूछ लिया। अब ये हमसे पूछ लिया तो इसको कर लेते हैं। अब करने के लिए क्या होगा, पहले हम लिख लेते हैं कि भाई हमको दिया क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 9 दिया है। क्लियर। चेक। पूछा क्या है, x माइनस 5 का क्यूब प्लस 3y माइनस 4 का क्यूब। क्लियर। ये तो आपको पूछा है। तो अब आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि ये क्या है a, ये क्या है b, a का क्यूब b का क्यूब, यही है फॉर्मूला a प्लस बी का क्यूब मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, आपको बताया था मैंने, क्या होता था, पहले ब्रैकेट में होता था a प्लस बी, ठीक, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। तो अब अगर यहाँ से बात करें हम इसकी x माइनस 5 का क्यूब प्लस 3y माइनस 4 का क्यूब, तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में क्या है, पहले मैं चेंज कर देता हूँ। पहले ब्रैकेट में क्या है हमारा a प्लस बी माने x माइनस 5 प्लस 3y माइनस 4 a प्लस बी हो गया, ये ए बी मतलब ये ए बी है ना। और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ये दूसरा ब्रैकेट अगर मैं लगाऊँ तो दूसरे ब्रैकेट में क्या है ए स्क्वायर माने x माइनस 5 का स्क्वायर माइनस साइन a इंटू बी एक्स माइनस 5 इंटू 3y माइनस 4 प्लस क्या है आपका बी स्क्वायर 3y माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर। ब्रैकेट क्लोज। ये ठीक। अब देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपका x प्लस 3y माइनस 9, पहले ब्रैकेट में ये आ गया, दूसरे ब्रैकेट में कुछ आएगा। अब मैं क्यों नहीं लिखा, आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि भाई अब आप मान ये कुछ भी है, मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर फलाना धमाका कुछ भी आ गया है ना। अब यहाँ पे जैसे मैं देखा तो मैं रुक गया, अब मैं देखूंगा कि इसका क्या मतलब वैल्यू, इसका हमारे क्वेश्चन में कुछ दिया है कि नहीं। तो हम देख पा रहे होंगे कि भाई हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दिया हुआ है। क्लियर। ये देखिए दिया है, तो ये दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसका मतलब है कि ये जो है x प्लस 3y, अब ये 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9 इक्वल टू 0। क्लियर। यही दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा यही आया भी है x प्लस 3y माइनस 9, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है 0।
क्लियर। 0 इंटू समथिंग कुछ भी लिख दिया जाए, क्या आएगा आंसर 0। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। क्लियर है। ये जो एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व करने की हमें क्या है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि भाई हमें 2 घंटे में सॉल्व करना है, हमें जितना कम से कम लिखना पड़े, जितना कम से कम सोल्यूशन उसको करना पड़े, उतना जल्दी से हम सोल्यूशन पहुंच जाएंगे। अब क्या जरूरत है हमें लिखने की, इसको सॉल्व करने की, इसको खोलें फिर इसको गुणा करें, है ना। ले देखिए जब 0 से मल्टीप्लाई ही होना है, आंसर 0 आना है, तो कुछ भी हो यहाँ पे, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया 0। ये देखिए क्लियर दोस्तों, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, छोटे छोटे रहते हैं जो आपको थोड़ा सा घुमा देते हैं, ट्रिकी टाइप के रहते हैं, है ना। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि x तथा y धनात्मक पूर्णांक हैं, क्लियर है, जो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 11 को संतुष्ट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 का बताया था, और देखिए 11 का मैंने पूछ लिया, और पूछा यही सेम चीज़ था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ही। क्लियर। और देखिए ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन 2016 का। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो आप इसमें माथा पटकते रह जाते हैं ना, परेशान हो जाते हैं। एक्चुअली आप कुछ कुछ रख के चेक करते हैं कि एक्स की वैल्यू कुछ रखा, वाई की वैल्यू कुछ रखा, नहीं आया 11, फिर कुछ रखा, फिर कुछ रखा, नहीं आया, मतलब ऐसे रैंडम आप क्रॉस चेक करते रहते, तो वो टाइम टेकिंग है। तो बेटर मैंने आपको अप्रोच बताई थी, तो उसमें अब जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 11 है ना। तो अब इसमें क्या था, ये तो हो गया एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। क्लियर है, ये आपका यही लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी कर दिया इक्वल टू 11। अब चूंकि एक चीज़ आप समझ गए होंगे कि भाई एक टर्म तो ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, तो इसका मतलब 11 को भी 2 भाग में अगर हम डिवाइड कर दें, मतलब वो कर दें मल्टीप्लाई, है ना, जैसे 2 भाग में तोड़ दें, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो यही आना चाहिए। लेकिन अब आप जानते हैं क्या कि 11 क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी ये किसी से भी नहीं टूटेगा। अभाज्य यानी प्राइम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो अब जब किसी से नहीं टूटेगा तो हम क्या कर सकते हैं, 11 को 11 इंटू 1 कर सकते हैं, 11 गुणे 1, क्योंकि किसी और से तो जाएगा ही नहीं 1 के अलावा। मतलब जो संख्या खुद से और 1 से डिवाइड हो बस उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या, बाकी किसी से डिवाइड होगा ही नहीं। क्लियर है, तो ये तो हो गई अभाज्य संख्या, तो 11 इंटू 1 हो गया। अब जब 11 इंटू 1 हो गया तो हमें पता चल गया, क्या पता चल गया कि भाई इसमें बड़ा डिजिट कौन सा है, एक्स प्लस वाई, छोटा डिजिट कौन सा है, एक्स माइनस वाई। तो बड़ा डिजिट यानी एक्स प्लस वाई, इसमें बड़ा क्या है 11, एक्स प्लस वाई 11 हो गया, और एक्स माइनस वाई क्या हो गया 11, और एक्स माइनस वाई 1। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। क्लियर है, जोड़ घटाना कर लीजिए। तो अब जहाँ अब ये अगर मान लीजिए मैं बोलूँ, अगर इसको इक्वेशन 1 बोल दूँ, और ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को एक बार जोड़ दीजिए और एक बार इक्वेशन 2 को घटा दीजिए 1 2 को, तो x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। क्लियर है, तो अब जहाँ आपने x और y की वैल्यू पता कर ली तो बस आपका आंसर आ गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई। x और y की वैल्यू आपने पता कर ली तो यहाँ पर रख दीजिए, तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 6 छंग 36 है ना, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया आपका, बस आपका आंसर हो गया 36 प्लस 25, 36 25 कर लीजिए फटाक से, कितना हो गया 30 30 60 61, ये आपका आंसर हो गया 61। देखिए कितना अच्छा सा है ना, तुरंत आ गया आपका। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी अप्रोचेज हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करती हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसके लिए मैंने आपको बताया था, आपको जब मैं कल लास्ट लेक्चर जब डिस्कस कर रहा था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था कल का जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि भाई आप अपने एंड से जितना कोशिश कर सकते हैं कीजिए, आप बस ये पता करने की कोशिश कीजिए। इसमें बोला था अधिकतम मान, है ना, ये जो आपका नंबर दिया हुआ है इसका अधिकतम मान करना है, किसके मदद से, इसके मदद से। क्लियर, बस इतना सा था, मतलब आप ले दे के इतनी चीज़ें आप कर देते तो आपका हो जाता क्वेश्चन सॉल्व। ले दे के ही हमसे पूछा भी है। तो अब चलिए इसका करने का अप्रोच क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए यूके पीसीएस का पूछा, उत्तराखंड का, है ना। तो कहने का मतलब दोस्तों ये यूपी पीसीएस में भी पूछ सकता है। वही मैं आपको बोल रहा था कि अलजेब्रा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए। क्लियर है, तो जो दोस्त आप में से इस लेक्चर को पहली बार देख रहे होंगे तो वो पिछले लेक्चर को जरूर देखें यूपी पीसीएस के दृष्टिकोण से, और मैंने जो ट्रेंड की चर्चा की थी उसको आप जरूर देखें, और जो सिलेबस डिटेल में चर्चा किया था उसको आप जरूर देखें। ये जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसको आप जरूर देख लें। बाकी मैंने PYQ ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है 2021 का यूपीएससी और यूपी पीसीएस का। क्लियर है, तो आप इसके
साथ गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको अच्छा खासा एक आइडिया मिल जाएगा, ओवरव्यू मिल जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में काफ़ी मदद मिलेगा। क्लियर? तो अब चलिए बात करते हैं इस वाले में। तो हमें दिया क्या है? हमें दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 13। क्लियर? ये चीज़ तो हमको दिया है। हमसे पूछा किसकी मैक्सिमम वैल्यू है? इसकी, यानी x माइनस 2 एंड y प्लस 1 एंड z माइनस 3, इनकी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? अब ये किया है इन्होंने, अब ये किया है तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करेंगे। अब आप समझते चलिए मैं कैसे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या अप्रोच होती है इसकी। क्लियर है? तो अब जैसे इसको मैं लिखूँ, यहाँ पे क्या है? x माइनस 2 है, यहाँ पे क्या है? y प्लस 1 है, और यहाँ पे क्या है? z माइनस 3 है। तो हमारा तो हमें क्या दिया था? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 13 दिया था। क्लियर है? यही तो हमको दिया था। तो x माइनस 2 है, तो इसका मतलब x माइनस 2 किया, और यहाँ पे हमारा इस तरफ क्या था? 13 था, तो 13 में भी माइनस 2 कर दिया। प्लस y में क्या किया? प्लस 1 किया है, तो इधर भी प्लस 1 कर दिया है। क्लियर? प्लस z में क्या किया है? माइनस 3 किया है, माइनस 3 कर दिया, इधर भी माइनस 3 कर दिया। मतलब माइनस 2 इधर किया तो माइनस 2 इधर भी किया, ठीक। प्लस 1 इधर किया तो प्लस 1 इधर भी किया। क्लियर? माइनस 3 इधर किया तो माइनस 3 इधर भी किया। जब दोनों तरफ सेम सेम चीज़ घटाएंगे जोड़ेंगे तो उस पर किसी प्रकार का फाइनल कोई वो नहीं पड़ेगा। अब मैंने माइनस प्लस ये क्यों किया? क्योंकि हमारे में ये टर्म था तो ये टर्म लाने के लिए किया, ये टर्म था तो ये टर्म लाने के लिए किया। क्लियर है? ये टर्म था तो ये टर्म लाने के लिए किया। क्लियर दोस्तों? ये इतनी सी बात थी। अब सॉल्व करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया? ये हो गया x माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1 प्लस जेड माइनस 3। क्लियर है? ये आपको दिया हुआ है। अब जब ये हो गया तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 यानी 13 माइनस 5 प्लस 1 यानी 14 माइनस 5 यानी 9। क्लियर? ये 9 आ गया। अब देखिए आपकी कितनी टर्म है? आपकी टर्म है 3, यानी कितने? एक अगर कलम चेंज करूँ मैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यही 3 है। इन्हीं तीनों का मल्टीप्लिकेशन पूछा है आपका। क्लियर? ये देखिए आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर है? आप देख पा रहे होंगे ये आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दिया है, ये है ना। तो अब मल्टीप्लिकेशन में मैक्सिमम वैल्यू पूछा है आपसे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है दोस्तों? जब सारी की सारी टर्म, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, सारी की सारी जो सारे पद हैं इसके, सारी की सारी टर्म यानी सारे के सारे पद, चलिए है ना, समान हूँ। क्लियर है? समान हूँ मतलब x माइनस 2 की वैल्यू जो है वो भी इक्वल हो, y प्लस 1 भी इक्वल हो, z माइनस 3 भी इक्वल हो। तो इसका मतलब क्या है? जो 9 है इसको आपको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसका मतलब 9 3 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड होगा? 9 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 3 3 3। क्लियर है? 3 3 9 होता है, तो भाई 3 3 3 के इक्वल में डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? x माइनस 2 को हम 3 मान ले, y प्लस 1 को 3 मान ले, और z माइनस 3 को 3 मान ले। क्लियर? तो जो वैल्यू आएगी इनकी आपस में मल्टीप्लाई करने पे वो मैक्सिमम आएगी। क्लियर है? तो इनको मैक्सिमम कितना आएगा? इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 27। तो ये जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों। क्लियर है? आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो आप इसको ज़रूर याद रखें, ये होता ही होता है। मतलब अगर कोई डिजिट है ना, ए बी सी, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी है प्लस डी है, मान लीजिए हम कहते हैं यहाँ पे कुछ लिखा है। क्लियर? तो अगर हमसे बोले कि ए बी सी डी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछे अगर हमसे, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो चूंकि यहाँ पे कितने टर्म है? 4 टर्म है। क्लियर? तो ये जो आपकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, हमारे केस में कितना दिया था? 9 दिया था। तो ये जो वैल्यू दी है इसको आप कितने भाग में तोड़ देंगे? 4 इक्वल भाग में तोड़ देंगे। तो जो भी 4 इक्वल भाग आएंगे इसके, बस उनको आपस में क्या कर देंगे? आप मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? और जहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बस मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। क्लियर दोस्तों? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने पहले इसको इस सिस्टम में लिखा, हमारा 9 आया, 9 को 3 इक्वल टर्म में जोड़ दिया क्योंकि 3 इक्वल टर्म को आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो 3 3 3 का वो बन गया। अब इन 3 3 3 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, आ गया हमारा आंसर 27। क्लियर है? आइए देख लेते हैं कहाँ गया इसका आंसर। 1 सेकेंड। तो इसका मतलब ये है, ये आपका जो आंसर हो गया 27 हो गया। क्लियर है? यानी ये देखिए दिया हुआ है। क्लियर? तो बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे क्वेश्चन गिना जाता है। तो आप बेझिझक इस कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं आप नोट डाउन करके रखें, तो ये आपको समझने में काफ़ी हेल्प करेगा।
क्लियर है। अब चलिए बढ़ते हैं आपके आज के टॉपिक पे। अब आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा सीरीज़। क्लियर है दोस्तों, सीरीज़ है यानी श्रेणियाँ। क्लियर है, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणियाँ। सीरीज़ क्या होता है दोस्तों? बेसिकली सीरीज़ यानी अब लाइन बाय लाइन चलना, है ना। कोई बोलता है ना श्रेणी, किसी श्रेणी क्रम, मान जी ये कोई पद है ए, फिर ये बी, फिर ये सी, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो बस हमको यही देखना कि ये बढ़ते जो जा रहे हैं इनमें आपस में कुछ संपर्क है क्या, है ना, कोई संबंध है क्या, कोई रिलेशन है क्या, है ना। इन्हीं रिलेशन के आधार पे हम बताएंगे कि श्रेणी हमारी क्या है, कैसे है, किस तरीके की है। क्लियर है। तो अब जैसे अगर बात करें, श्रेणी होती है दोस्तों 3 प्रकार की। ठीक है, 3 प्रकार की होती है, AP, फिर GP, फिर HP। यानी इसको अगर मैं बोलूँ, ये होती है समांतर श्रेणी। ठीक, समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं आप गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, और इसको बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। क्लियर है दोस्तों, हरात्मक श्रेणी। यानी अगर आपको हिंदी में बताऊं तो ये आपका हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और HP माने हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर है दोस्तों, ये आपका हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये जो है कुछ बेसिक टर्म्स हैं। अब आइए समझते हैं वन बाय वन करके कि ये AP, GP, HP होता क्या है। इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं? AP। ठीक है, इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं? GP, और इसको क्या बोलेंगे? HP। क्लियर है दोस्तों, तो ये चीज़ें हैं। अब आइए समझते हैं कि भाई ये AP, GP, HP होते क्या हैं। तो बहुत बहुत सिंपल सा है। आपने आप जानते होंगे कि जैसे AP की बात करूँ मैं, AP यानी समांतर श्रेणी। ठीक, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या है? कुछ नहीं होता दोस्तों, बहुत सिंपल सा है। बस जैसे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से सीधे समझाता हूँ। मान लीजिए आपका पहला पद था 3। क्लियर है, इसमें आपने कुछ जोड़ा, मान लीजिए +2 कर दिया, क्या आ गया? 5। ठीक है, फिर इसमें +2 किया आपने, क्या आ गया? 7। फिर +2 किया आपने, क्या आ गया? 9। अब पूछे कि बताइए अगला टर्म क्या होगा, तो आप बता देंगे, तुरंत बता देंगे। कैसे बता लेंगे कि भाई यहाँ 9, आपको ये समझ में आ गया ना कि भाई +2 जुड़ रहा है, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा? 11। फिर क्या हो जाएगा? 13, 15, ऐसे बढ़ते जाएंगे। क्लियर, मतलब आपको पता चलेगा कि भाई +2 इसका वो है, तो मतलब जोड़ते जाएंगे। तो बस इसी में जो है हम इसको क्या नाम से आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है। तो अब इसी तरीके से ये तो हो गया बढ़ते क्रम में, यानी सीरीज़ अगर बढ़ रही है। अगर यही घट रही हो तो जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ अगर यहाँ पे 50 था, क्लियर है, अब हो गया 47, फिर हो गया कितना, इसमें कितने का अंतर है? -3। ठीक है, अब फिर -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44। ठीक है, फिर -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 41। ठीक है, अब अगला टर्म क्या आएगा? अगला टर्म क्या आएगा? 38। क्लियर है, -3 करेंगे, फिर अगला टर्म क्या आएगा? -3 करेंगे 35, है ना। तो मतलब ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट, किसी नंबर में कुछ सेम नंबर आप जोड़ घटाना कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम नंबर ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं। फिर +-D किया, या तो प्लस ही कर रहे हो या तो माइनस ही कर रहे हो, है ना। फिर ऐसे अगला आया तो उसमें +-D किया, फिर ऐसे प्लस। तो ये जो सीरीज़ मिलती है, यही जो आपकी, इसको क्या बोलेंगे? ये है आपकी सीरीज़। क्लियर दोस्तों, ये जो आपको मिली क्या, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, है ना, या फिर ये 50, 47, 44, तो ये हो गई आपकी सीरीज़, श्रेणी। क्लियर है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में समझाऊँ। यानी अगर मान लीजिए आपको दिया है क्या, A पहला पद हो गया, फिर आप कुछ कुछ जोड़ रहे हो सब में, तो भाई इसमें आपने क्या जोड़ दिया? D जोड़ दिया, तो क्या हो गया? ये हो गया आपका A+D, है ना। क्लियर, फिर आपने इसमें क्या जोड़ दिया? फिर D जोड़ दिया, फिर आपने D जोड़ा तो क्या हो गया? A+2D, अरे यार बार बार, है ना, A+2D। ठीक, फिर इसमें आपने +D कर दिया तो A+3D। क्लियर, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि ये जो A होता है, ये हो गया आपका प्रथम पद। ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गया, प्रथम पद, है ना, फर्स्ट टर्म। और ये जो D है दोस्तों, जो हम जोड़ रहे हैं, इसमें +D था, फिर +2D, +3D, है ना, ऐसे ऐसे बोल, क्योंकि हर एक में D जोड़ते जा रहे हैं, देखिए, है ना। तो ये जो D है, D को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको सर्वांतर। क्लियर है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस है ये। भाई कॉमन डिफरेंस यानी क्या? जो सब में कॉमन हो, कि भाई क्या है,
अगर इस वाले केस में बात करें तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या था, 2 था, है ना। इस वाले केस में कॉमन डिफरेंस की बात करें तो क्या था, -3 था, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है, -3, क्लियर। 3 नहीं है, -3 है, क्यों, क्योंकि 3 3 घटता जा रहा है। तो ये चीज़ें हो गई। तो अब अगर आपसे कोई पूछे, अब ज़रा बताइए, मैं ही पूछ लेता हूँ कि भाई क्या है, यहाँ पे a था, फिर a+d था, फिर a+2d था, फिर, तो अगर आपसे कोई बोले कि बताइए nth टर्म क्या होगा, nth, तो अब आप समझिएगा कि ये क्या है, आपका पहला टर्म था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि जब पहला टर्म था तो यहाँ पे तो डी था ही नहीं, दूसरे टर्म में क्या है, एक बार डी है, तीसरे टर्म में क्या है, एक 2 बार डी है, चौथे टर्म में क्या है, 3 बार डी है। तो अगर एनवे टर्म की बात करें तो एनवे टर्म में क्या हो जाएगा, a+n-1 टाइम्स डी रहेगा, क्योंकि भाई जब 4 था तो 3 बार डी था, 3 था तो 2 बार डी था, यानी हर बार एक कम डी जुड़ रहा है ना। तो जब n बार रहेगा तो n-1 बार जुड़ जाएगा डी, क्लियर। तो इसका मतलब आप समझ गए, मैं बस आपको रटवा नहीं रहा हूँ, बस ये आपको ध्यान करा रहा हूँ कि nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा a+n-1 इंटू डी, क्लियर है दोस्तों। ये आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक सा है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये होता ही होता है, इसको आप याद कर लेंगे तो इसलिए आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों, ये क्लियर है। तो इसको आप याद कर लीजिए, यानी a+n-1 इंटू डी, ये हो गया आपका nth टर्म, क्लियर है दोस्तों। तो अब ये हो गया। अब इसमें दूसरी चीज़ आपको क्या पूछता है कि भाई जो आपके नंबर हैं, है ना, ये जो आपने a+d, है ना, a+2d, ऐसे आप बढ़ते जा रहे थे, ऐसे ऐसे करके a+n-1 इंटू डी nth टर्म था। तो अगर इन सभी को जोड़ने को बोले, है ना, तो इस जोड़ने को डिनोट करते हैं एसएन से। आप कुछ भी डिनोट कर दिए, हमें उससे नहीं मतलब है ना। लेकिन अगर आपसे बोले कि प्रथम n पदों को जोड़िए, है ना, AP है, ये AP है, मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, ठीक है, n टर्म्स एडिशन, ठीक है, प्रथम n पदों का योग है ये। तो एसएन की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है, मैं कलम चेंज करके लिखूँ, n/2, क्लियर, ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, क्लियर, ये होता है। इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। तो जैसे ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप याद करते चलिए दोस्तों, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ लिया एग्जाम में तो आपको ये पता होना चाहिए, इसीलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। तो इसमें अब जैसे क्या है, ये जो आपका n है, n तो आपका क्लियर कट आपको पता चल गया कि भाई n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, है ना, नंबर ऑफ टर्म। a क्या है, फर्स्ट टर्म, क्लियर, फर्स्ट टर्म। n तो आपको बता ही दिया मैंने, नंबर ऑफ टर्म। d क्या है, d है आपको कॉमन डिफरेंस, क्लियर, यानी सर्वांतर। तो ये आपका हो गया दोस्तों, बहुत बेसिक सा है। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसको आप दूसरे फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो एक चीज़ ये भी रहता है कि n/2 a+l, यानी थोड़ा सा मैं आपको इलेबोरेट करूं तो a माने प्रथम पद प्लस l माने लास्ट टर्म, यानी अंतिम पद, ठीक। यानी आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं, ब्रीफ करने का मतलब क्या है कि भाई ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपकी जो सीरीज चल रही है उसमें आपको पहला टर्म भी पता हो और अंतिम टर्म भी पता हो। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ के +n/2 कर दोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर आपकी सीरीज चल रही है ऐसे ऐसे, है ना, उसमें आपको ये पहला टर्म तो पता है, लेकिन अगर अंतिम टर्म नहीं पता है तब आप कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, ये वाला लगाओगे, क्लियर है। तो ये दो चीज़ें हैं, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाऊँ, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि 2 + 2 का मैं कॉमन डिफरेंस ले रहा हूँ, या फिर 3 का ले लेता हूँ, चलिए। तो 2 3 5, फिर 5 3 8, पर 8 3 11, बस इतना ही ले लेता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4, ठीक है। कितने पद हैं, 4 पद हैं, 1 2 3 4। a कितना है, a हमारा हो गया पहला पद, यानी 2। लास्ट टर्म क्या है, 11, l से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया 11। और d यानी कॉमन डिफरेंस, d कितना है, 3 3 सब में जुड़ रहा है ना, तो d की वैल्यू हो गई 3, क्लियर। अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, SN इक्वल टू, अब आप कर लीजिए, आप फटाक से कर लेंगे। SN की इक्वल क्या बताया था, n/2 a+l, क्यों, क्योंकि हमने इसमें पहला पद भी दिया और लास्ट पद भी दिया है, तो कर लेते हैं।
एन की वैल्यू कितनी होगी 4, 4/2 इक्वल टू मतलब इंटू ए की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 11, 11 2 13, 13 और ये बस गुणा कर दीजिए 2 13 है ना, 26 आ गया। 26 तो आपका आ गया फॉर्मूले से। अब इसको आप मैनुअली जोड़ लेंगे तो भी आ जाएगा कि भाई 5 2 7, 7 8 15 और 15 11 26। क्लियर, देखिए आ गया। तो कहने का मतलब छोटा सा था तो आपने तुरंत कर लिया, तो फॉर्मूले से आपने किया तो भाई तुरंत आपका आंसर आ गया है ना ये। अब अगर आप दूसरा फॉर्मूला अगर इसमें करेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इससे भी आएगा। रख के देख लीजिए कि भाई 4/2, पहला टर्म क्या था 2 था। क्लियर है, देखिए ए की ये ए हो गया है ना, और ये जो 3 3 का डिफरेंस था ये डी हो गया है ना, और जो आपका ये क्या था एल हो गया। ठीक, एन की वैल्यू आपकी 4 है ही है तो बस फॉर्मूले में रख दीजिए। एन की वैल्यू 4 रख दिए, 2a प्लस एन की वैल्यू क्या थी 4 - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या थी 3, ये आपका हो गया। अब इसको सॉल्व करिए 2, फिर ये 2 दूनी 4 प्लस ये क्या हो गया 3 त्रिक 9 है ना, ये आपका 3 हो गया और ये 3 है, 3 त्रिक 9 तो 9 4 13 26। देखिए यहाँ से भी आ गया 26। तो ले देखिए जब 26 है सोल्यूशन तो उसको करने के अलग अलग तरीके हैं। क्लियर है, तो ये आपका हो गया, मैंने डिस्कस किया AP। क्लियर, यानी समांतर श्रेणी। क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी पे, यानी GP की बात करता हूँ। ठीक, GP यानी गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी में ये होता है दोस्तों, जैसे AP में क्या था जुड़ रहा था है ना, गुणोत्तर श्रेणी में क्या गुणा होता है। यानी अगर यहाँ पे 2 है तो अब 2 में मान लीजिए 2 का गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा 4। ठीक, फिर इसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 8, फिर इसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 16 है ना, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसका जो टर्म होता है कि अगर मान लीजिए मैं इसको ए से डिनोट करूँ, पहला इसको ए बोलते हैं और कितने का गुणा सब में हो रहा है 2 2 का। ठीक है, तो ये वाला जो 2 है ये आर हो जाएगा। यहाँ पे आर और ए सेम हो गया क्योंकि भाई 2 से गुणा भी हो रहा है, पहला पद भी 2 है, लेकिन ये आर होता है और ये ए होता है। क्लियर है, और ये अगर ऐसे बढ़ता जा रहा है, अगर हमसे nth टर्म पूछे तो बताइए क्या होगा। तो भाई पहले वाले में क्या था 2 × 2 था, दूसरे वाले में क्या था 2 × 2 था है ना। तो अगर मान लीजिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं क्योंकि 2 2 आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ पहला पद। ठीक, फिर इसको 2 से गुणा करता हूँ, 3 दूनी 6, फिर 6 दूनी 12 है ना, 2 का गुणा करता जा रहा हूँ सब में, फिर इसको 12 दूनी 24 है ना, ऐसे 2 से गुणा करता जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। क्लियर, ये वाले ले लीजिए आप, समझ लीजिए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई 3 पहला टर्म, और कितने से गुणा हो रहा है हर में 2 2 से है ना, तो आर की वैल्यू क्या हो गई 2 है ना, ये देखिए सब में 2 2 होता जा रहा है, तो आर की वैल्यू आपकी 2 हो गई। क्लियर है, अब जो है आपका जहाँ पे nth टर्म अगर पूछे मान लीजिए आपसे, तो ये 6 क्या है 2 × 3 है। ठीक, ये क्या है 3 × 2 × 2 है, ये क्या है 3 × 2 × 2 × 2 है ना, मतलब हर एक में 2 2 गुणा होता जा रहा है। यानी अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये क्या लिखा है आपका, ये लिखा है ए, ये लिखा है AR, ये लिखा है AR², देखिए 2 बार हो गया। ये कितना लिखा है AR³ 1 2 3 है ना। यहाँ पे A की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू क्या है 2 है, तो बस यही है, ये 3 है ये 2 है, इसको मैं 3 × 2 लिख दूँ अगर समझाने के लिए, तो ये 3 है ये 2 है ना, बस ऐसे ही है। तो ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो अब अगर आपसे nth टर्म पूछे तो देखिए ये कौन सा टर्म था, ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो अब आप देख पा रहे हो भाई अगर चौथा टर्म है ना, चौथा टर्म है तो यहाँ पावर 3 है, तीसरा टर्म है पावर 2 है ना, ऐसे ऐसे देखिए होता जा रहा है। तो अगर nth टर्म पूछे आपसे तो nth टर्म पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ए तो रहेगा ही एज इट इज, आर की पावर क्या हो जाएगा n-1। क्लियर, तो ये आपका हो गया एक चीज़। ठीक है, nth टर्म को Tn से दिखाते हैं, तो आपका ये तो एक हो गया। क्लियर है, अब आप नोट डाउन करते चलिएगा, अगर आपको जो चीज़ें आपको नहीं लग रही तुरंत आप नोट डाउन करते चलिए है ना। अब इसमें अगर बात करें कि सम की है ना, SN n टर्म है उनको जोड़ने पे, तो इसके 2 फॉर्मूले होते हैं दोस्तों। एक होता है a ब्रैकेट में r⁻n - 1/r-1, ठीक, और दूसरा होता है a ब्रैकेट में 1 - r⁻n/1 - r। अब देखिए दोनों है सिंपल सी चीज़ें भाई, फॉर्मूला तो ले देखिए यही है, एक बार r-n है 1 है और एक 1 - r है। क्लियर, तो ये कब होता है जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो है ना, जैसे इन दिस केस, यानी हम इसमें कितना मल्टीप्लाई करें तो 2 2 का, तो 2 क्या है 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे।
अब कभी कभी क्या होता है कि भाई हम छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ए वन माइनस आर की पावर एन वाला हिसाब किताब करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो ये हो गया दो फॉर्मूला, ये हो गया आर इज लेस देन 1 के लिए। क्लियर? अब कभी कभी आपसे ये बोलता है कि बहुत सिंपल सा है कि कभी कोई आपको सीरीज़ दे दी रहेगी, जैसे मान लीजिए ये दे दी सीरीज़ 2, ठीक, फिर 1/2, फिर 1/2 स्क्वायर, फिर 1/2 क्यूब, ठीक है। अब ऐसे बढ़ते जा रहे हैं इनफाइनाइट तक। तो आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि इसमें क्या हो रहा है, सब में 1/2 का गुणा हो रहा है, ठीक है, 2 का नहीं 1/2 का, यानी 1 से छोटा। तो अब 1 से छोटा है तो आप ये वाला तो लगा सकते हैं, ठीक। ये वाला कब तक लगा सकते हैं, जब तक कोई nth टर्म, जब n की बात करे, ठीक। लेकिन अगर इनफाइनाइट की बात कर देगा, तो इनफाइनाइट की अगर बात कर देगा तो वहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a/1 माइनस आर। क्लियर दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट, यानी a/1 माइनस आर इनफाइनाइट टर्म के लिए है ना भाई, अनंत तक जा रहा है, अनंत। अब देखिए इसमें a की वैल्यू क्या होगी, जैसे इसी की बात करूँ मैं, तो इसमें हम क्या कर देंगे, a/1 माइनस आर कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या है, पहला पद 2/1 माइनस आर कितना है, 1/2 है, 1/2 कर दिया हमने। तो क्या हो गया, 2/1/2 हो गया, है ना, यानी 4। इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। अब इनफाइनाइट तक अगर जोड़ते जाएंगे तो इसको ले दे के फाइनल आंसर आपका 4 आएगा। क्लियर दोस्तों? ये होता है इसका मतलब। तो ये आपने यहाँ से दो चीज़ें पढ़ ली, है ना, AP आपने पढ़ लिया और GP पढ़ लिया। होता क्या क्या है ये आपने समझ लिया। और दूसरा चीज़ ये समझ लीजिए कि भाई AP का nth टर्म क्या होगा, GP का nth टर्म क्या होगा, AP का nth टर्म का समेशन क्या होगा, GP का nth टर्म का समेशन क्या होगा। क्लियर है? अब अगर HP की बात करें तो HP थोड़ा सा अलग होता है। HP में आपसे क्या करेगा ना कि आपसे जो है, 1 सेकेंड में पेज ऐड कर लूँ, इसमें क्या बोलेगा आपसे, इसमें आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप nth टर्म का सम बताइए, आपको बस दे देगा कि भाई बताइए HP है कि नहीं, है ना। तो अब जैसे बात करें इसमें HP की, पेज 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 पेज, हाँ ये, तो आज का लेक्चर भी थोड़ा सा बड़ा होगा दोस्तों, बट ठीक है। अब जैसे HP की बात करें, है ना, HP माने हरात्मक श्रेणी। क्लियर दोस्तों? हरात्मक श्रेणी। अब हरात्मक श्रेणी क्या होता है, हरात्मक श्रेणी तो बहुत सिंपल सा होता है, हरात्मक श्रेणी कुछ होता नहीं है। जैसे समांतर श्रेणी क्या होता था, 2, ठीक है, फिर 3 5, फिर 8, फिर 11, ऐसे 3 3 अगर आप जोड़ रहे हैं सब में, है ना, बस इसी का उल्टा कर दीजिए, यही हो गया आपका हरात्मक श्रेणी, यानी 1/2, 1/5, 1/8, 1/11। ये जो आपकी सीरीज प्राप्त होती है ना, मतलब है, देखिए समांतर श्रेणी में ही लेकिन 1/, में है ना। 2 और 5 में क्या रिलेशन है, +3 का। 5 और 8 में क्या रिलेशन है, +3 का, है ना, इसमें क्या है, +3 का। तो ऐसे अगर अगला टर्म पूछे क्या हो जाएगा, 1/14, ठीक, ऐसे से समझ रहे, +3 जुड़ता जा रहा है। तो भाई 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 ऐसे 17, है ना, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो बस ये चीज़ें होती हैं, बस आपको नॉलेज होना चाहिए कि हरात्मक श्रेणी क्या होती है। क्लियर है? तो ये आपका 3 श्रेणियाँ हो गई। अब 3 श्रेणियाँ हो गई। अब 3 श्रेणियों में हमको एक चीज़ ये समझना है कि आपने टर्म सुना होगा, एक टर्म सुना होगा क्या, समांतर माध्य। नहीं सुना होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या होता है। एक आपने सुना होगा गुणोत्तर माध्य, है ना, गुणोत्तर माध्य, और एक आपने सुना होगा हरात्मक माध्य। 3 श्रेणियाँ पढ़ी तो 3 माध्य, ठीक। अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, ठीक, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। क्लियर है? तो अब जैसे मान लीजिए, अब ये मीन होता क्या है, मीन होता है भाई किसी चीज़ का माध्य, यानी मीन, औसत, एक प्रकार से आप कह सकते हैं उसका बीच का टर्म। एक प्रकार से ये कह लीजिए कि भाई जैसे मान लीजिए अगर इसकी बात करूँ मैं, तो इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था कि अगर ABC, है ना, किसी AP में है ना, AP है, अगर मान लीजिए AP माने क्या, इसमें अगर दोनों में +D है तो इसमें भी +D होगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, B = ठीक है, हरात्मक माध्य की अगर बात करें तो B = A + C/2। क्लियर? ये कर देंगे तो आपको B की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा था, ये एवरेज ही तो है, एक प्रकार से यही तो एवरेज है, ठीक। तो ये एवरेज तभी लागू होता है जब सीरीज AP में हो। क्लियर? एक चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज़ आपसे क्या बोलेगा, गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, यही जो B है, ये B की वैल्यू क्या हो जाती है, √A × C। ये हो गया, ये आपका गुणोत्तर माध्य हो गया। क्लियर है?
माने कि अगर आपका ए बी सी है ना, तो ए में कुछ आर का मल्टीप्लिकेशन है और बी और सी में भी आर का मल्टीप्लिकेशन है, ऐसी सीरीज हो गई। तो जो बी की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ए सी। आप पिछले फॉर्मूले में रख के चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, पहले मैं आपको बता दूं फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। और उसके बाद अगर बात करें तीसरा यानी हरात्मक माध्य, तो अगर मान लीजिए ए बी सी हरात्मक माध्य में है, यानी हमने क्या पढ़ा था, ये 1/कुछ समथिंग करके पढ़ा था, तो जो बी होगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2ac अपॉन ए प्लस सी, ये होता है। क्लियर है दोस्तों। तो आप इसको याद कर लीजिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर AP में है ना, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस सी अपॉन 2, जो आपने सिंपल सा पढ़ रखा है एवरेज, बस वही हो जाएगा जब ये मतलब अरिथमेटिक मीन में है, यानी समांतर श्रेणी है, ठीक है। तब आपका समांतर माध्य दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्लियर। अगर गुणोत्तर माध्य की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, जो बीच वाला टर्म है वो जो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए और रूट ले लीजिए, तो वो जो आपका बीच वाला टर्म आ जाएगा। अगर इस वाले हरात्मक माध्य की बात करें तो इसमें जो बीच वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये 2ac अपॉन ए प्लस सी। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए आपको मैं थोड़ा सा वेरीफाई कराऊँ, तो कहाँ गया, जैसे मान लीजिए हमने जहाँ पढ़ा था ये रहा, हमने ये पढ़ा था, तो भाई AP GP HP कहाँ गया, ये रहा। तो अब जैसे बात करें AP की, तो जैसे ये 1 सेकेंड थोड़ा सा ये रहा, है ना, ये मैंने एग्जांपल लिया था, कहाँ गया एग्जांपल, ये भाई हमने ये एग्जांपल लिया था, मैं आपको सेम एग्जांपल से इसलिए समझा रहा हूँ कि भाई 2 फिर 3 5 3 8 और 11। तो अब हम अगर केवल इन 3 टर्म की बात करें 2 5 और 8, है ना, तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा था कि भाई b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, है ना। तो b माने 5, है ना, हमने लिख दिया 5, a क्या है, a माने 2, a माने 2, c माने 5 के बाद वाला 8 बाई 2, देखिए 5 इक्वल टू 10 बाई 2 इक्वल टू 5, देखिए 5 बराबर 5 आ गया ना। तो कहने का मतलब जो बीच वाला टर्म है a प्लस सी बाई 2 होगा, है ना। ऐसे ही जो 8 है, मतलब ये किसी के भी लिए लगेगा, अगर मैं कलम चेंज कर दूँ, अगर मैं 5 8 और 11 की बात करूँ, है ना, तो 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 11 बटे 2। क्लियर। क्लियर है। बस ऐसे ही मैं आपको इसलिए समझाता चल रहा हूँ कि अगर मैं 8 11 और 13 की बात करूँ, अगला टर्म 13 होगा, तो 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 13 बटे 2। ये चीज़ें हैं, मतलब ये जो मैंने आपको बताया ये है अरिथमेटिक मीन यानी समांतर माध्य, है ना। अब अगर गुणोत्तर माध्य की बात करें तो जैसे मान लीजिए ये मैंने टर्म लिया था, है ना, कि 2 6 और 12, तो मैंने क्या बताया था कि इसमें a क्या हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, है ना, 3 टर्म हो गए। तो भाई b इक्वल टू हमने क्या बताया था अंडर रूट ऑफ a इंटू सी, है ना। तो अगर मैं आपको इसको सॉल्व करूं तो b क्या है, b है 6, ठीक है, b है 6 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a कितना है 3, c कितना है 12, है ना। ये आपका b हो गया, ये a हो गया, ये c हो गया, तो b इक्वल टू अंडर रूट ए सी, तो 6 इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 12, तो 6 इक्वल टू अंडर रूट 36, तो 6 इक्वल टू 6, है ना। देखिए आपका है, तो कहने का मतलब वेरीफाई, मतलब क्रॉस वेरीफाई करा रहा हूँ। उसी तरीके से अगर आप 6 12 24 लेंगे, है ना, ये जो 6 12 24 अगर मैं हाईलाइट करूँ थोड़ा सा इसको, ये 6 12 24, तो 6 12 24 में क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू, आप क्या करेंगे 12 इक्वल टू 6 24, इनको गुणा करके इनका अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है, तो वो 12 आ जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक मीन। अब इसी तरीके हार्मोनिक मीन भी है, कहाँ गया हार्मोनिक मीन, इसमें भी आप क्रॉस चेक कर लेंगे कि भाई ये आपका 1/2 है, 1/5 है, 1/8 है, तो हमने क्या बताया b की वैल्यू क्या होगी 2a, बहुत मोटा मोटा लिखा रहा है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2ac अपॉन a प्लस सी। क्लियर। ये आपका हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमने जो आपको बताया 3 चीज़ें वो यही है कि भाई एक होता है समांतर माध्य, क्लियर, एक होता है गुणोत्तर माध्य, एक होता है हरात्मक माध्य, ये 3 चीज़ें होती हैं। अब इन तीनों में एक रिलेशन भी होता है आपस में। रिलेशन क्या होता है कि इन जनरल आप कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले MCQ में, है ना, आपने किसी सीरीज का अरिथमेटिक मीन निकाला, ठीक, उसी सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन निकाला, ठीक, उसी सीरीज का हार्मोनिक मीन निकाला, यानी आपको कोई सीरीज दे दी ऐसे ABCD ऐसे करके जा रहा है, तो आपको जहाँ ABC मिल गया, है ना, अब ABC आपको मिल गया, तो जहाँ ABC मिला तो आप एक बार उसका अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे, यानी a प्लस सी बाई 2 करके, है ना,
ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे यानी अंडर रूट AC करके, और हार्मोनिक मीन निकालेंगे यानी 2AC अपॉन A प्लस C। क्लियर? देखिए रिवीजन भी हो रहा है आपका साथ के साथ। तो अगर ऐसा होता है तो ये जो है अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। ये कंडीशन होती है दोस्तों। क्लियर है? इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं कह सकता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। अब तक जो मैंने आपको बताया उसके पीछे का कारण यही था कि ताकि आपको ये चीज़ मैं बता सकूँ कि भाई आपका अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक इक्वल का भी साइन लगाया, देखिए है ना, ये इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल। तो इक्वल कब होगा? जब इक्वल तब होगा दोस्तों जब ये टर्म जो है A B और C ये जब आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? जब ये टर्म इक्वल हो जाएंगे तो इसका अरिथमेटिक मीन भी इक्वल हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन भी इक्वल हो जाएगा, हार्मोनिक मीन भी इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब अब समझ गए ना आप कि भाई जब टर्म ही सेम है तो उसका मीन उन सब सेम हो जाएगा, चाहे अरिथमेटिक मीन निकालिए, चाहे ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, चाहे हार्मोनिक मीन। क्लियर है? तो आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो कि अगर जो भी टर्म्स हैं सारे पद हैं अगर वो पद समान है ना, समान पद हो गए, समान पद हो गए तो उनका अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन यानी जो तीन माध्य आपको बताए थे मैंने वो माध्य भी इसके बराबर हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो ये था आज का जो थोड़ा सा कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना। तो अब जैसे बात करें अगले उसकी, और अगले उससे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बताऊंगा कि कभी कभी क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेगा। एक तो मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चीज़ तो ये होगा कि भाई अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ी होगी। ठीक है? और दूसरी चीज़ कि अगर तीनों टर्म बराबर हैं तो उसके जो है अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन भी बराबर होंगे। क्लियर? ये भाई ABC बराबर तो ये भी बराबर। ठीक? अब तीसरी चीज़ बात करते हैं। तीसरी चीज़ क्या बात करते हैं? अगर मान लीजिए आपको किसी सीरीज का अरिथमेटिक मीन दे दिया, ठीक, मान लीजिए ABC सीरीज है, हमको सीरीज नहीं दिया मान लीजिए, है ना, केवल उसको अरिथमेटिक मीन दे दिया और ज्योमेट्रिक मीन दे दिया, ठीक, और बोल दिया कि बताइए हार्मोनिक मीन क्या होगा। क्लियर? या फिर क्या करे, अरिथमेटिक मीन दे दिया, हार्मोनिक मीन दे दिया, बोलेगा कि भाई ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, है ना। मतलब कोई दो चीज़ दे देगा, तीसरी चीज़ पूछ लेगा। तो इसका वो क्या होता है, इसमें आपस में संबंध क्या होते हैं, अरिथमेटिक मीन, ठीक, और जो हार्मोनिक मीन है इनको आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक? ये क्या आएगा दोस्तों, ज्योमेट्रिक मीन के बराबर आएगा, स्क्वायर के। क्लियर? ये आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, है ना, कि अरिथमेटिक मीन है आपका और हार्मोनिक मीन है, इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर आएगा। क्लियर दोस्तों? ये आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यही सारी चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम में मदद करेंगे। अदरवाइज़ आप खुद सोचिए कि आप एग्ज़ाम में हैं और आपको केवल टर्म ना देखिए, अगर ABC दिया होता है ना तब तो आप इसका निकाल लेते कि भाई A+C/2 और √AC और 2AC अपॉन A+C ऐसा करके निकाल के अपना देख लेते भाई क्या कैसा आ रहा है। लेकिन आपको केवल ये दे दिया और ये पूछ लिया, तो अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता है तो आप कैसे इसको निकालेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ये आप ज़रूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि जो भी चीज़ें थी मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी एग्जांपल के माध्यम से। अब उसी में घूम घुमा कुछ पूछता रहेगा कि बताइए ये सीरीज़ है, ऐसा 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 है तो इसका अगला टर्म क्या होगा, है ना, ऐसे पूछ लेगा। फिर बोलेगा कि ये ऐसे सीरीज़ है तो ऐसे यहाँ पे ये टर्म ऐसा है तो बोलेगा कि बताइए कौन सी है, AP है, GP है, HP है ना, ऐसे पूछ लेगा। तो आप पता कर लेंगे भाई क्या है, अगर सब में कुछ जुड़ रहा है तो AP हो गई, सब में कुछ गुणा हो रहा है तो GP हो गई, है ना, और अगर 1/n में कुछ है वो HP हो गई। क्लियर? तो ये चीज़ें हो गए। और उसके बाद क्या पूछता है कभी कभी कि भाई ऐसे कोई सीरीज़ है ABCD है, अब इसमें से पूछेगा कि ये कौन सी सीरीज़ है यानी AP GP HP, और इसके जो SN यानी n टर्म है तो n पदों का योग क्या होगा। क्लियर? या फिर nवां पद क्या होगा। क्लियर? ऐसे ऐसे कुछ पूछ लेगा। तो मैंने आपको हर तरह के इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, बता दिए हैं ऑलरेडी, है ना, जो भी मैंने आपको एग्जांपल के माध्यम समझाया। तो बस वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ जो क्वेश्चन PYQ बेस्ड है उनको मैं ले लेता हूँ, एक दो क्वेश्चन, है ना। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन लेता हूँ कि भाई पहला क्वेश्चन क्या है, एक अनुक्रम है, एक सीरीज़ दी हुई है आपको, ठीक है। सीरीज़ क्या मैं लिख देता हूँ,
4, 196, 16, 144, 36, 100 और 64। ठीक, अब बोला है कि बताइए इसके आगे x क्या होगा। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा इसको क्लियर लिख देता हूँ, थोड़ा सा खसका के। मैं तो इसको खसका भी सकता हूँ, इसको मैं मिटा दूँ अगर x को यहाँ पे ना लिख के यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या था, 100 था और ये था आपका 64 ना, 64। फिर बोला है x की वैल्यू यहाँ पे अगला जो टर्म है वो क्या होगा। अब देखिए क्या है, ये तो आपकी हो गई सीरीज़। क्लियर है दोस्तों। ये अब सीरीज़ है कि नहीं, क्या है, कैसे है, हमको बस क्वेश्चन में बोला कि ये सीरीज़ है, इसमें x की वैल्यू बताइए क्या होगी। अब मैंने आपको देखिए बार बार बोला हूँ मैं कि आप 1 से लेके ऐसे बढ़ते जाइए 20 तक, तो कम से कम सभी नंबर का स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट याद कर लीजिए, है ना। मैंने आपको बार बार बोला है। क्यों, अब देखिए इसका यहाँ पे एग्जांपल यूज़ होगा। जैसे ही आपने ये टर्म देखा ना, अगर आपको याद है स्क्वायर सबका, तो आपके दिमाग में खुद ही क्लिक कर जाएगा। कभी कभी लोग सोचते हैं कि सर आप कैसे सोच लिए, वो ऐसे ही सोचाता है कि भाई आप 4 देखे, 196 देखे, 16 देखे, 144 देखे, है ना, तो आपके दिमाग में खुद ही चला जाएगा ये तो साला सब का सब स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो क्यों ना एक बार लिख के ही देख लें कि भाई किस चीज़ का स्क्वायर लिखा है। तो हम लिख के देख लेंगे, हम इसको लिख के देखेंगे। तो ये क्या है, ये है 2 का स्क्वायर। ठीक, ये क्या है, ये है 14 का स्क्वायर। ठीक, ये 4 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, है ना, और ये 8 का स्क्वायर। अब ये x की वैल्यू पूछा है कि भाई x जो है ये किसका स्क्वायर होगा। हम अगर ये पता करें तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी। क्लियर। तो अब एक चीज़ ये देखिए कि भाई 2, 14, 4, 12, 6, 10, अब इसमें कुछ सीरीज दिख रहा है क्या। अब पता करने की कोशिश करते भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या है क्या नहीं। अब यही तो देखना है आपको। अगर ये देख लिए आपकी कला डेवलप हो गई तो बस आप मास्टर हो गए हैं। तो जैसे ये है 2, ठीक, 14 में तो कुछ नहीं दिख रहा है, 4, फिर 6, फिर 8। क्लियर, आपको ये समझ में आ गया कि भाई एक एक कदम छोड़ छोड़ के जो मिल रहा है उसमें तो हमको मिल गया कि भाई ये 2 + 2, ठीक, फिर 4 + 2, फिर 8 + 2, ऐसा ऐसा है। इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना कि 2 का स्क्वायर किया, फिर +2 किया तो 4 का स्क्वायर हो गया, फिर +2 किया तो 6 का स्क्वायर हो गया, फिर +2 किया तो 8 का स्क्वायर हो गया, है ना, ऐसा हो गया। अब अगले में बात करें 14 वाले की, 14, 12, 10। अब अगला क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे, आप बहुत इंटेलिजेंट है ना भाई। जब इतनी चीज़ें आपको कैच हो गई तो आप डेफिनेटली कर जाएंगे। भाई अगर आपने ये पकड़ लिया कि हमको किस में रिलेशन करना, तो आप अगले टर्म तो आसानी से बता देंगे। तो इसमें क्या है, -2 है ना, 2 घटा रहा है। 14 था तो 12 का स्क्वायर कर दिया, फिर -2 किया तो 12 से 10 का स्क्वायर हो गया। अब फिर क्या करेंगे, -2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। क्लियर, 8 का स्क्वायर यानी 64। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तो 64 था ही, यहाँ भी 64 आएगा। बस अंतर क्या है कि ये वाला 64 कैसे था, इनके वजह से था, है ना, और ये वाला जो 64 है वो किसके वजह से है, वो इनके वजह से है ना, ये। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 64। क्लियर दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यूपीएससी का ये क्वेश्चन है दोस्तों। पीवाईक्यू में जो आपको बता रहा हूँ ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2019 का, है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसको देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा कि आपके साथ इसको डिस्कस करूं। तो जैसे ये क्या था, 4, फिर 16, फिर 36, फिर 64, ऐसा था, है ना। उसके बाद क्या था, 196, 144, 100, फिर 64, यहाँ पे आया 64, है ना। तो ये ले देखे एक छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था। अब अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अब अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं दोस्तों। जैसे सीरीज से मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सीरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बट हाँ जो भी क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, सॉलिड क्वेश्चन रहता है, और इसके जो यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं आते हैं। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी पीवाईक्यू में डिस्कस कर दिया, जो मैं आपको डिटेल में सोल्यूशन बता रहा था वो डिस्कस कर दिया, जो मैंने आपको चीज़ें सब बताई है ना, ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई दिया है सीरीज़, ऐसे लिखा है 5, 10, 20, 40, है ना, ऐसे 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 बढ़ते जाइए। तो बोल रहा है कि बताइए कौन सा पद है जो 1280 रहेगा। मतलब ये यहाँ पे n की वैल्यू बताना है, कुल मिला के ये, ठीक है। मतलब आपकी जो सीरीज़ चल रही है 5, 10, 20, 40 ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो बढ़ते जाएंगे, तो बताइए 1280 कब आएगा, है ना। तो 1280 कब आएगा, यानी
ये तो पहले नंबर पे आ गया, ये दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, ऐसे है। तो ये कौन से नंबर पे आएगा, वही मैं बोल रहा हूँ कि n की वैल्यू पता करनी है। तो अब हम पहले ये देखते हैं कि इसमें रिलेशन क्या है। तो रिलेशन क्या है, 5 है, 5 में 2 से गुणा किए तो 10 आ गया, है ना। फिर 10 में 2 से गुणा किए, ठीक, 20 आ गया। फिर 20 में 2 से गुणा किए, मतलब आप समझ गए होंगे कि 2 से गुणा हो रहा है सब में, 40 आ गया, है ना। फिर 40 में गुणा किया तो 80 आ गया। तो इसका मतलब ऐसे 2 से गुणा होते होते तो ऐसा आ जाए कि 1280 आ जाए, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, पहली चीज़ जीपी, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप जीपी समझ में आ गया तो आप इसमें से क्या क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई पहला पद क्या है, ए क्या है 5, ठीक है, ये आपका पहला पद हो गया, ए हो गया, ठीक। आर क्या है भाई, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2, है ना, ये आपका आर हो गया, ठीक। अब आपसे पूछा क्या है, ये आपको टर्म दिया हुआ है, बोला है कि एन की वैल्यू बताइए। तो हमने क्या पढ़ा था जीपी के केस में, nth टर्म क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था, ए आर की पावर n-1, है ना, ये हमने पढ़ा था, क्लियर है, आपको याद होगा। भाई हमने ये पढ़ा था कि nth टर्म, है ना, nth टर्म आपका यही होता है। तो हमसे nth टर्म क्या दिया हुआ है, 1280 दिया हुआ है, ठीक। इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी हो गई 5, आर की वैल्यू कितनी हो गई 2, एन हमसे पूछा है, एन हमने लिख दिया -1, ये हो गया। अब आप 5 से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये क्या होगा 1280/5 इक्वल टू 2 की पावर n-1। तो आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 5 दूनी 10 और फिर कितना हो जाएगा 2, 5 5 25 और फिर 3 बार जाएगा ना, 5 6 30, ये हो गया 5 6 30। तो ये हो गया इक्वल टू 2 की पावर n-1। अब 256 है, तो 256 को 2 की पावर में कितना लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 चौको मतलब 16 16 में 56, यानी 2 की पावर 8 बार जाएगा ये, तो इक्वल टू 2 की पावर n-1, क्लियर है। अब आप ये आपका पर्सनल वो है दोस्तों, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 256 था, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 128 आ गया, फिर 2 से किया तो 64 आ गया, है ना, फिर 2 से किया तो कितना आ गया 32 आ गया, है ना, ऐसे फिर 2 से ऐसे बढ़ते जाएंगे तो 8 बार ऐसे ऐसे जाएगा, है ना, तो 2 की पावर 8 हो गया। तो यानी कि अब आप एक चीज़ ये समझ पा रहे होंगे कि भाई बेस क्या है, सेम है, तो इसका मतलब पावर भी सेम होगी, यानी 8 इक्वल टू n-1। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 + 1 यानी 9। यानी क्या, ये जो आपका 1280 है ये 9वां टर्म है, 9th टर्म, क्लियर। ऐसे ऐसे आप बढ़ते जाएंगे आगे आगे आगे, तो 9th टर्म है दोस्तों, है ना। तो बस अब आज का लेक्चर मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं मिलूँगा अगले लेक्चर पे, और एक होमवर्क देता हूँ आपको, है ना। HW आज मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया, होमवर्क देता हूँ कि एक ही क्वेश्चन दूंगा। होमवर्क में आप जैसे मान लीजिए एक सीरीज़ देता हूँ 5 7 9 11 ऐसे ऐसे बढ़ते जाना है। तो बताना है आपको कि 13th टर्म कौन सी होगी, क्लियर। यहाँ पे 13th टर्म कौन सी होगी, क्लियर है, ये आपको बताना है। और SN की वैल्यू भी कंप्लीट करनी है, ठीक है। यानी आपको क्या बताना है, T13 बताना है क्या होगा, और जो 13 आएगा उन सभी 13 का सम क्या होगा, क्लियर है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इसमें, जो भी चीज़ें थी, जो भी पॉइंट्स मैंने बताया आपको, है ना, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें 4 पॉइंट थे, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो बस आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें अपने बाकी दोस्तों में, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज विदा लेता हूँ, क्लियर दोस्तों।